हेलो दोस्तों, आज है 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष अमावस्या। और आइए नजर डालते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट पर। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद हमारे फैसले नहीं पलट सकती, गैर जरूरी बदलाव संविधान पर चोट पहुंचाता है। यानी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने ये साफ साफ कहा कि संसद मामूली बदलाव करके कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकती। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने वही प्रावधान कानून में फिर से डाल दिए जिन्हें पहले भी कोर्ट ने खारिज किया था। सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने बुधवार को 137 पेज का फैसला सुनाया। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि ये पूरा मामला साल 2020 से जुड़ा हुआ है और नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल तय किया था। सरकार 2021 में नया कानून ले आई और कार्यकाल 4 साल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद हमारे फैसले नहीं पलट सकती है। इधर आप देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्वदेशी और पारंपरिक पद्धति, भारत प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बनेगा। कोयम्बटूर में पीएम मोदी ने बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का और एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश का युवा तेजी से कृषि को आधुनिक और व्यापक अवसर के रूप में देख रहे हैं और ऐसे में हमारे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जैविक खेती देश की स्वदेशी और पारंपरिक पद्धति है। पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती उनके दिल के बहुत करीब है और इसका विस्तार 21वीं सदी की कृषि की जरूरत है। इधर आपको पता ही है, पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त भी जारी कर दी है। किसान भाइयों के बैंक खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा आ चुका है। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मंच G20 इस साल जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है और 21 से 23 नवंबर 2025 तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। ग्लोबल साउथ की मेजबानी में लगातार चौथे G20 शिखर सम्मेलन ने इस बैठक को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। यानी दोस्तों, ये 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन होगा जिसमें विश्व के बड़े बड़े नेता आएंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु संकट, ऊर्जा परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसे भविष्य निर्धारक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, समिट में भाग लेंगे। साथ ही आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ताजमहल देखने के लिए आज आगरा आ रहे हैं। आज 20 नवंबर गुरुवार को वे विशेष विमान से दोपहर 1:30 बजे खेरिया हवाई अड्डे पहुंचेंगे और इसके बाद वो ताज देखने जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की ताज की पहली विजिट है। उनके साथ 40 देशों के 126 विशेष मेहमान भी ताजमहल देखने के लिए आ रहे हैं। ताज देखने के बाद जूनियर ट्रंप राजस्थान के उदयपुर भी जाएंगे। 21 नवंबर को उनका उदयपुर दौरा भी है, वहां पर वो एक शादी में शामिल होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर जो बेहद ही चौंका देने वाली है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड यानी UPF भारत में एक धीमे जहर की तरह काम कर रहा है और ये पारंपरिक भोजन की जगह ले रहा है। एक रिसर्च रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि इससे मोटापा, डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा हमारे शरीर में बढ़ता जा रहा है। यानी पैक्ड फूड ये बहुत ही खतरनाक है और भारत में इसकी बिक्री तेजी से बढ़ रही है जिससे स्वास्थ्य संकट भी पैदा हो गया है और लोगों को ये अंदाजा भी नहीं है कि ये बहुत ही खतरनाक है। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली चिकित्सा पत्रिकाओं में से एक द लेसेंट ने 3 शोध पत्र जारी किए हैं जिसमें बड़ी चिंता जताई गई है। भारत में अल्ट्रा प्रोसेस फूड की वजह से मोटापा 4 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। साथ ही द लेसेंट में प्रकाशित एक स्टडी में यह भी चेतावनी दी गई है कि भारत में एंटीबायोटिक दवाइयों का ज्यादा सेवन खतरा बन रहा है। लेसेंट स्टडी के डरावने वाले आंकड़े भी सामने आए और स्वास्थ्य मंत्री ने भी चिंता जताई है। मेडिकल स्टोर वाले भी आजकल बिना डॉक्टर के पर्चे के भी दवाइयों की धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं। भारत में एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ये स्थितियां बेहद ही चिंताजनक भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बढ़ते चलन पर चिंता जताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, रूस ने भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा बिना शर्त टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। और वैसे आपको बताएं, अगले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही रूस से ये बड़ी खबर आई है जो भारतीय वायुसेना की भविष्य की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। रूस ने अपने सबसे आधुनिक और घातक हथियार Su-57 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर भारत के सामने एक ओपन ऑफर रख दिया है। और खास बात यह है कि रूस ने न केवल भारत की तकनीकी मांगों को स्वीकार किया है बल्कि ये भी कहा कि वो बिना किसी पाबंदी के इस विमान की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। साथ ही आप देखिए, किराएदार और मकान मालिकों के लिए जरूरी अपडेट आया है। रेंट एग्रीमेंट के नियमों में अभी हाल ही में बदलाव हुआ था। रेंटल सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 लागू किया है और अब हर रेंट एग्रीमेंट को 2 महीने के भीतर रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। नहीं मानने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। किराएदारों को अचानक बेदखली से भी सुरक्षा मिलेगी। वहीं मकान मालिकों के लिए TDS छूट की लिमिट 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है। इधर आप देखिए, बेंगलुरु में 7 करोड़ की दिन दहाड़े लूट हो गई। RBI अधिकारी बनकर ATM कैश वैन रुकवाई। हालांकि इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को एक सनसनीखेज वारदात हुई। सरकारी स्टिकर लगी कार में आए बदमाशों ने खुद को RBI अधिकारी बताकर ATM कैश वैन को रोक लिया और इसके बाद
फिर कागज जांचने के नाम पर करीब 7 करोड़ रुपए की नकदी लूटकर वो फरार हो गए। तो किस तरह से आजकल अपराधी अपराध को अंजाम देते हैं आप देखिएगा। इसके अलावा आपको पता ही होगा अयोध्या में भी ध्वजारोहण महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। कलश यात्रा के साथ आज से रामनगरी में ध्वजारोहण महोत्सव शुरू हो जाएगा। 25 तारीख को पीएम मोदी भी समारोह में शामिल होंगे। ध्वजारोहण के अनुष्ठान का शुभारंभ 21 तारीख से शुरू हो रहा है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर का ध्वजारोहण करेंगे। आज 20 नवंबर को कलश यात्रा से समारोह का शुभारंभ हो रहा है। साथ ही आप देखिए बांग्लादेश के एनएसए रहमान और भारत के डोभाल की मुलाकात हुई है। कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। नई दिल्ली में बांग्लादेश के एनएसए डॉक्टर खलीलुर रहमान और भारत के एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात ने तनावपूर्ण संबंधों के बीच उच्च स्तरीय संवाद को नई गति दी है। दोनों ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा देखिए आप बांग्लादेश के सीईसी की गिरफ्तारी वाली फोटो शेयर कर विवादों में फंसी महुआ। बीजेपी ने कहा कि भारत का अपमान है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के एक पोस्ट ने बुधवार को नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जब उन्होंने बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी की पुरानी तस्वीर साझा कर भारत की चुनाव प्रक्रिया पर कटाक्ष किया। महुआ के इस बयान को बीजेपी ने देश का अपमान बताया और आरोप लगाया कि वे विपक्ष के उस दावे को हवा दे रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत का चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर चुनाव प्रभावित कर रहा है। और इस पोस्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। साथ ही आप देखिए दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में स्पोर्ट्स फंक्शन ना हो, बच्चों को गैस चैम्बर में डालने के सवाल पर यह आदेश दिया है। पोल्यूशन पर हर महीने सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ताजा अपडेट में कहा कि नवंबर दिसंबर में स्कूलों में होने वाले स्पोर्ट्स फंक्शन पर रोक लगनी चाहिए। इधर आप देखिए वायु प्रदूषण से दिल्ली वालों का दिमाग सिकुड़ रहा है। बच्चों और किशोरों के मेमोरी स्कोर में भी 22% तक की कमी, यानी दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण लोगों के दिमाग पर भी असर पड़ रहा है। दिमाग का आकार सिकुड़ रहा है जिससे उनकी मानसिक क्षमता भी प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का एक कहना है कि जहरीली हवा में मौजूद कण मस्तिष्क में सूजन बढ़ाते हैं जिससे याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है। इधर शोध भी ये बता रहे हैं कि प्रदूषण के कारण बच्चों की सीखने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है और डिमेंशिया का खतरा भी बढ़ रहा है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है परिवहन मंत्रालय की ओर से। परिवहन मंत्रालय ने 20 साल से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट शुल्क में 7 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है। हल्के मोटर वाहनों के लिए शुल्क 15,000 रूपए और ट्रकों और बसों के लिए 25,000 रूपए तक हो गया है। वाणिज्यिक वाहन अब 10 साल की आयु से ही उच्च शुल्क के स्लैब में आएंगे। बड़ी खबर आ रही है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने हमारे देश की शीर्ष 30 सरकारी कंपनियों के विशेष ऑडिट की तैयारी की है जिसमें 18 गैर सूचीबद्ध कंपनियां भी शामिल हैं। इधर एक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक अगले 25 वर्षों में शहरी आबादी में 50 करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी हो जाएगी, खास करके एशिया और अफ्रीका में, और ये वृद्धि बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर दबाव बढ़ाएगी। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि भारत समेत 7 देश दुनिया की शहरी आबादी के भविष्य के विकास को आकार देंगे, क्योंकि इस साल 2025 से 2050 के बीच इन देशों में 50 करोड़ से अधिक शहरी निवासी बढ़ने की उम्मीद है। क्लाइमेट क्राइसिस से बिगड़ रही बच्चों की पढ़ाई, एक साल में 5 करोड़ भारतीय बच्चे प्रभावित हुए हैं। पानी भरने के लिए स्कूल छोड़ रही लड़कियां। यूनिसेफ की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एक साल यानी कि साल 2024 में देश के 5 करोड़ 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट की पढ़ाई बाधित हुई। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ क्लाइमेट क्राइसिस के कारण 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है और इस समस्या का सबसे बुरा असर लड़कियों पर पड़ा जिन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई और दूसरे कामों में भी शामिल होना पड़ा। इधर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप के 3.5 अरब यूजर्स का डेटा खतरे में। प्रोफाइल पिक्चर स्टेटस जैसी डिटेल लीक हो रही। रिसर्च करने वालों ने ऐप में खामी ढूंढी है। एक बड़ी सिक्योरिटी कमजोरी की वजह से यूजर की प्रोफाइल पिक्चर स्टेटस और अबाउट सेक्शन की डिटेल लीक हो सकती है। वियना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस खामी का पता लगाया है। साथ ही आप देखिए फर्जी एसएमएस और फ्रॉड को रोकने के लिए ट्राई का नया नियम भी आया है। अब कॉमर्शियल एसएमएस के साथ प्री टैगिंग जरूरी होगी। कंपनियों को 60 दिन में यह बदलाव करना पड़ेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्राई ने अब फर्जी एसएमएस और फिशिंग एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया और कड़ा कदम उठाया है। हमारे देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश दिए गए कि कॉमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए भेजे जाने वाले सभी एसएमएस टेम्पलेट में मौजूद वेरिएबल कंपोनेंट्स को अब पहले से ही टैग यानी प्री टैग करना पड़ेगा। ये नियम खास करके उन अनरजिस्टर्ड लिंक और फ्रॉड कॉल बैंक नंबरों को टारगेट करेगा जिनका इस्तेमाल धोखेबाज आम लोगों को फंसाने के लिए करते हैं। इधर आप देखिए राहुल गांधी के खिलाफ 272 रिटायर्ड जजों और अफसरों ने लेटर लिखा है। कहा कि इसी की छवि बिगाड़ रही कांग्रेस। चुनाव आयोग पर लग रहे वोट चोरी के आरोपों पर देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने बुधवार को एक ओपन लेटर जारी किया है और इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई है। इस लेटर में 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट, 14 पूर्व राजदूत समेत 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के सिग्नेचर हैं और इन रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने ओपन लेटर में यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इससे हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैलता है। लेटर में यह
भी कहा गया कि चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है और उस पर बार बार सवाल उठाने से जनता का भरोसा कमजोर होता है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। राजनीतिक मतभेद जरूरी है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार इस तरह के आरोप लगाना देश हित के खिलाफ है। तो इस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ 272 रिटायर्ड जजों अफसरों ने लेटर लिखा। इधर आप देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का कांग्रेस का प्लान, शीतकालीन सत्र में इंडिया ब्लॉक प्रस्ताव लाएगा। ऐसी खबरें आ रही जिसमें बताया जा रहा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी में। कांग्रेस सहयोगी दलों से चर्चा कर रही है ताकि इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखा जा सके और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा सके। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। साथ ही आप देखिए, बिहार चुनाव में करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में फूट भी दिखाई देने लगी है। कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में आंतरिक कलह बढ़ गई है। कांग्रेस भले ही वोट चोरी और चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रही हो, पर उसके सहयोगी दल उसके कमजोर नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर टीएमसी, सपा, शिवसेना जैसे प्रमुख दल कांग्रेस के इस खराब प्रदर्शन से नाराज है और ऐसे में इंडिया गठबंधन में फूट दिख रही है। संसद सत्र से पहले भी ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिहार से बड़ी खबर में आप देखिए, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और आज गुरुवार को फिर 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में होगा और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 150 मेहमानों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इससे पहले बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। विजय सिन्हा को विधानमंडल का उपनेता चुना गया है। मतलब हुआ कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम होंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर वीवीआईपी पटना पहुंचने लगे। अमित शाह और जेपी नड्डा भी पटना पहुंच गए। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक दिन होने वाला है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। सभी कश्मीरियों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट पर उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही। उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, जिससे बाहर जाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेजना भी पसंद नहीं करेंगे। इधर अल फलाह यूनिवर्सिटी फाउंडर को 13 दिन की ईडी कस्टडी मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जवाद सिद्दीकी पर यह बड़ी कार्रवाई। इसके अलावा यूनिवर्सिटी पर गलत NAAC और UGC सर्टिफिकेट के आरोप भी लगे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 10 लोग लापता हो गए। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े होने का शक। कुल मिलाकर दोस्तों, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी तो एक बार फिर एक बड़े शक के घेरे में। यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 लोग दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही लापता है और उनके फोन भी बंद है और एजेंसी को अब ये शक हो रहा है कि ये सभी ब्लास्ट में शामिल हो सकते हैं जो ग्राउंड वर्कर का काम कर रहे थे। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, सऊदी अरब के पैसे से बसाया जाएगा गाजा। बदले में ट्रंप ने जर्नलिस्ट मर्डर केस में क्राउन प्रिंस को क्लीन चिट दी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस में कहा कि उनका देश गाजा को फिर से बसाने के लिए पैसा खर्च करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि खर्च करने की रकम कितनी होगी अभी ये तय नहीं हुआ है। SCO बैठक को लेकर भी अपडेट आप देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मास्को में मुलाकात की। मास्को में आयोजित संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक हुई। जयशंकर ने बैठक के दौरान आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता और भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, बंगाल में SIR का खौफ, BLO ने जान दे दी। वहीं ममता बनर्जी ने दावा किया कि 28 लोगों ने अब तक जान दे दी है और चुनाव आयोग से SIR की प्रक्रिया समाप्त करने की मांग भी की। आपको बताइए, पश्चिम बंगाल समेत देश के 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में अभी SIR पर काम चल रहा है। TMC लगातार विरोध भी कर रही है। इधर आपको बताएं, 2 जगह से फॉर्म भरने पर 1 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। SIR को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। 9 राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 4 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। चुनाव आयोग ने दोहरे पंजीकरण पर सख्त चेतावनी दी है। यदि कोई मतदाता 2 जगह से गणना प्रपत्र भरता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उसे सजा या जुर्माना हो सकता है। धारा 31 के तहत 1 साल की सजा या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, केंद्र सरकार का प्रस्तावित बीज विधेयक 2025 किसानों के विरोध का कारण बन गया है। सरकार इसे नकली बीजों पर रोक लगाकर किसानों को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए ला रही है। वहीं किसान संगठन ये आशंका जता रहे हैं कि इससे बीज महंगे हो सकते हैं और इसी के चलते किसानों ने 26 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं सरकार की तरफ से प्रस्तावित इस बीज विधेयक को लेकर विपक्षी दल भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि विरोध करने के पहले विपक्षी दल और उनकी राज्य सरकारें बिल के प्रावधानों की बारीकी से समीक्षा कर रही हैं। इधर कर्नाटक से बड़ी खबर आई है, कुत्तों के हमलों पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कुत्ते के काटने के बाद अगर जान चली जाती है तो 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने आवारा कुत्तों के हमलों पर यह नई मुआवजा नीति लागू की है। कुत्ते के काटने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चोट के मामलों में घाव, गहरी चोट या कई जगह पर काटने पर कुल 5,000 रुपए मुआवजा भी मिलेगा। इधर किशोर न्याय बोर्ड में 55% मामले लंबित हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने भारत में किशोर न्याय प्रणाली की गंभीर स्थितियों को उजागर किया है। बताया गया कि देश के किशोर न्याय बोर्डों में 55% मामले लंबित हैं, जिससे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। उड़ीसा और कर्नाटक जैसे राज्यों में स्थितियां
विशेष रूप से और चिंताजनक है। इधर बड़ी खबर आ रही है, अंगदान नीति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और सरकार को समान नियम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 19 नवंबर को केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए कि वो राज्यों के साथ विचार विमर्श कर अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एक राष्ट्रीय नीति और पूरे देश में एक समान नियम जल्द से जल्द तैयार करें। बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस को समझें और भारत को विश्व गुरु बनाए, पूर्वोत्तर के युवाओं से मोहन भागवत की अपील। इधर बड़ी खबर आ रही है, माताओं और बहनों से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति की वसीयत जरूर कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं, विशेष करके हिंदू महिलाओं को, जो धारा 15(1) के अंतर्गत आती हैं, इन सभी माताओं और बहनों से, महिलाओं से आग्रह किया कि वो अपने हितों की रक्षा करने और मुकदमेबाजी से बचने के लिए वसीयत बनाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर उनका विवाद मध्यस्थता, लोक अदालतों या अदालती कार्यवाही के माध्यम से हल नहीं होता है तो प्रभावित पक्ष इस प्रावधान का विरोध करने के लिए स्वतंत्र है। यानी खास तौर पर उन हिंदू विधवा महिलाओं जिनके बच्चे नहीं है, उनसे आग्रह किया गया कि वो अपनी इच्छा अनुसार वसीयत बनाएं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी संपत्ति उनकी मर्जी के मुताबिक वितरित की जाए और भविष्य में उनके माता पिता और ससुराल वालों के बीच मुकदमेबाजी से बचा जा सके। इधर बड़ी खबर देखिए आप, भारत सरकार ने युवा AI फॉर ऑल पहल शुरू की है, जो 1 करोड़ नागरिकों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक मुफ्त राष्ट्रीय AI पाठ्यक्रम होगा। कोर्स पूरा करने पर सरकार द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आजकल आपको पता ही है दोस्तों, दुनिया भर में आज के समय में AI का यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ता जा रहा है और इसके जरिए लोग घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको चलाने की ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। AI का इस्तेमाल कैसे किया जाए इसको लेकर सरकार ट्रेनिंग देगी और इसके लिए भारत सरकार ने युवा AI फॉर ऑल पहल शुरू की है, जो सभी के लिए एक फ्री राष्ट्रीय AI पाठ्यक्रम है और 1 करोड़ नागरिकों को यह पाठ्यक्रम करवाने का सरकार ने लक्ष्य बनाया है। फ्री में AI की ट्रेनिंग होगी जिसमें छात्र, महिलाएं, बिजनेसमैन वगैरह सब कुछ जुड़ पाएंगे। AI दुनिया को किस तरह से बदल रहा है, साथ ही आप इस AI का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, ये सारी ट्रेनिंग दी जाएगी और ये 100% फ्री कोर्स होगा और कंप्लीट होने पर भारत सरकार की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, बिजली के निजीकरण, प्रीपेड मीटर के खिलाफ 26 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन होगा। राजधानी लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन 26 नवंबर को सुबह 11 बजे परिवर्तन चौक पर होगा और इसमें बिजली कर्मचारी भी शामिल होंगे। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में खुफिया एजेंसियों के रडार पर सहारनपुर के 20 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल छात्र। सहारनपुर जिले से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद से जम्मू कश्मीर, दिल्ली, IB, हरियाणा पुलिस, ATS और STF एक्टिव है। STF, IB और जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में जिले के करीब 20 डॉक्टर और मेडिकल छात्र रडार पर हैं। इधर आप देखिए आज से ही काली पट्टी बांधकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे अभियंता। यूपी से जुड़ा अपडेट है। इधर दिल्ली धमाकों के बाद देहरादून पुलिस भी अलर्ट पर है। 900 कश्मीरी छात्रों पर निगरानी रखी जा रही है। कम्युनिकेशन एक्टिविटी पर भी नजर रखी जा रही है। अलग अलग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों पर पुलिस की कड़ी नजर है। पुलिस कश्मीरी छात्रों के पारिवारिक बैकग्राउंड की भी जांच कर रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन के लिए आए 23 प्रस्ताव, इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइज के लिए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग को 23 प्रस्ताव मिले। पंचायती राज विभाग ने शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला के DC से मिले इन प्रस्तावों को एग्जामिन करने के बाद प्रदेश सरकार को भेज दिया है और अब इस पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है। धर्मशाला में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 21 से 23 नवंबर तक सस्टेनेबल टूरिज्म पर मंथन होगा। ओवर क्राउडिंग से निपटने के मॉडल पर भी चर्चा होगी। और वैसे आपको बताएं दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 10 देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। इधर हिमाचल प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के लाखों पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की घोषणा कर दी है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने बताया कि शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान 28 नवंबर को धर्मशाला के तपोवन रोड स्थित जोरावर स्टेडियम में सरकार का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में प्रदेश के 17 संगठन भाग लेंगे, जिसका नेतृत्व संयुक्त संघर्ष समिति करेगी। छठे वेतन आयोग, DA और मेडिकल बिलों को लेकर हिमाचल सरकार के खिलाफ ये आक्रोश है और ऐसे में 28 नवंबर को सरकार का घेराव किया जाएगा। उत्तराखंड में 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लग गई है। उपनल कर्मचारियों के लिए नो वर्क नो पे के आदेश हो गए। यानी उत्तराखंड में सरकार ने राज्य के अधीन आने वाले सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर अगले 6 महीनों के लिए पूरी पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। इधर देखिए आप, चीन ने राफेल की बिक्री रोकने के लिए कैंपेन चलाया। अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने राफेल की बिक्री रोकने के लिए फर्जी कैंपेन चलाया था। मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के तुरंत बाद चीन ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए राफेल गिराने का दावा किया। US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है, चीन ने भारत पाकिस्तान संघर्ष का फायदा उठाया और अपने हथियारों की खूबियां दिखाने की कोशिश की थी। झारखंड से बड़ी खबर आई है। झारखंड में हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले वित्तीय वर्ष से सैया को 5500 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यानी अगले वित्तीय वर्ष से सैया कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार 5500 रुपए देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। साथ ही आपको बताएं, झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल भी बज गया है। राज्य सरकार ने मानगो, आदित्यपुर, जुगसलाई और कपाली के वार्डों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। सरकार ने वहाँ पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आंकड़े भी जारी किए, जो
जो आरक्षण का आधार बनेंगे। अब सभी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले आरक्षण रोस्टर पर टिकी हुई है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग स्कीम जारी कर दी है। प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक निर्धारित हैं, जो थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट में विभाजित है। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से जुड़ा अपडेट है। बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी खबर भी है। 2400 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। राजस्थान में भी सर्दी तेज हुई है। माउंट में पारा 0 डिग्री पहुंच गया। उत्तर भारत से चल रही बर्फीली हवाओं से राजस्थान में भी कई इलाकों में सर्दी तेज है। इधर आप देखिए, राजस्थान प्रदेश में प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग बनेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 6000 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट भी लगेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हुआ। पर्यटन विभाग अन्य राज्य और देश के बाहर रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों के लिए काम करेगा। राजस्थान ने बनाया घूमर का रिकॉर्ड। 6100 महिलाओं ने परफॉर्मेंस दी है। सभी 7 संभाग में एक साथ इवेंट हुआ। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आगाज किया। राजस्थान का घूमर फेस्टिवल 2025 भी रिकॉर्ड बनाने वाला रहा। प्रदेश के 7 संभागों में एक साथ 6100 महिलाओं ने घूमर किया है। एक साथ इतनी महिलाओं का घूमर नृत्य एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। इधर आप देखिए, जोधपुर में ऑटोमेटिक प्लांट पर ट्रेनों की वॉशिंग 7 मिनट में 22 डिब्बे साफ किए जा रहे हैं। यानी मशीन से ऑटोमेटिक सफाई, 80% पानी वापस रिसाइकिल हो जाता है। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान से जुड़ी हुई, सवाई माधोपुर से जुड़ी हुई है। तहसीलदार के फोन के 5 मिनट बाद ही बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया, जान चली गई। परिजन भैया आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी काम का दबाव बना रहे थे, वो सो भी नहीं पाते थे। ओला कंपनी की एक स्कूटी में आग लग गई। 20 मिनट में स्कूटी खाक हो गई। ड्यूटी से लौट रहे टीचर को पीछे से आ रहे बाइक सवारों ने कहा कि भैया धुआं निकल रहा है। सीकर में ये घटना हुई है। ड्यूटी से लौटते वक्त एक प्राइवेट टीचर की ओला स्कूटी में आग लग गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से श्री सांवलिया जी मंदिर से जुड़ा अपडेट है। 2 महीने बाद भंडार खुला। पहले ही दिन 12 करोड़ 35 लाख रुपए निकले। लेकिन आपको बताएं, श्री सांवलिया जी मंदिर के भंडार पर कोर्ट ने रोक लगाई है। चढ़ावे की राशि का उपयोग अब किसी भी राजनीतिक या बाहरी क्षेत्र की योजनाओं में नहीं होगा। यानी मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर से जुड़ा करोड़ों रुपए का भंडार का जो मामला है, वो अब पूरी तरह से बदल गया है। मंडपिया चित्तौड़गढ़ सिविल जज विकास कुमार ने यह फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि मंदिर की चढ़ावे की राशि का उपयोग अब किसी भी राजनीतिक या बाहरी क्षेत्र की योजनाओं में नहीं किया जा सकेगा। मंदिर की संपत्ति सरकार का खजाना नहीं है। कोर्ट ने रद्द किया सांवलिया सेठ का 18 करोड़ रुपए का विकास प्रस्ताव। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान के जयपुर जिले में भी 23 नवंबर को उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस होगा और इसमें नवजात से लेकर 5 साल तक के करीब 7,80,000 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान में चलती है और इसके तहत पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 21 नवंबर से शुरू होंगे। 1 दिसंबर से ग्रामीण स्तर पर विशेष बीमा शिविर भी लगाए जाएंगे। प्रदेश में 21 लाख पशुओं को बीमा सुरक्षा मिलेगा। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। 13 दिसंबर को परीक्षा होगी। पेपर लीक के मास्टरमाइंड को राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट में जगदीश बिश्नोई समेत 4 की जमानत खारिज हो गई। याचिका में कहा था कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं। राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उदयपुर में 3 मंजिला फ्लैट की लॉटरी निकाली गई है। ईडब्ल्यूएस के 80 और एलआईजी के 62 फ्लैट्स के लिए 10,000 से ज्यादा आवेदन आए थे। इधर मध्य प्रदेश से बड़ी खबरें भी आपको बताते हैं। लैंड पुलिंग का संशोधन आदेश जारी हो गया है। अब बिल्डिंग के लिए नहीं, सिर्फ सड़क नाली जैसे कामों के लिए स्थायी अधिग्रहण होगा। इधर मध्य प्रदेश में 10,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हाई कोर्ट ने झटका दिया है। कहा कि सभी विभाग ऐसा कहेंगे तो चुनाव ड्यूटी कैसे होगी। चुनाव ड्यूटी नहीं कराने पर गुहार लगाई थी। मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग में काम करने वाली 10,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव में ड्यूटी लगाने को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि सभी विभागों के कर्मचारी मना कर देंगे तो फिर इलेक्शन ड्यूटी की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। चूंकि सरकार को चुनाव कराना है तो वह अपने कर्मचारियों को ही जिम्मेदारी सौंपेगी, क्योंकि वे ही उसके सिस्टम के हिस्से हैं। इधर मध्य प्रदेश में देखिए आप, महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक आज गुरुवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में दर्शन व्यवस्था निर्माण कार्यों पर चर्चा होगी। साथ ही आपको बताएं, मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का नियमित संचालन आज गुरुवार से शुरू हो रहा है। उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर के बीच शुरू होने वाली हवाई सेवा से भगवान शिव के भक्त कम समय में एक साथ 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे और इसके लिए पर्यटकों को 5 से 6,500 रुपए तक चुकाने पड़ेंगे। पहले दिन इंदौर और उज्जैन के बीच सेवा संचालित होगी। 6 सीटर हेलीकॉप्टर से हवाई यात्रा करने के लिए एक से दूसरे शहर के बीच प्रति यात्री को 5,000 से लेकर 6,500 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। हेलीकॉप्टर सेवा बुधवार और गुरुवार को छोड़कर सप्ताह के शेष 5 दिन रहेगी। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट भी बनाई है। शेड्यूल भी आप देख सकते हैं, अलग अलग टाइम टेबल है। इंदौर से ओंकारेश्वर 25 मिनट में पहुंच सकेंगे। भोपाल से पंचवटी का समय 5 घंटे कम होगा। 12 जगह के लिए हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। तो ये जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इधर आपको बताएं, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 21 साल बाद फिर चलेंगी सरकारी बसें। अप्रैल से ही 25 जिलों में 10,000 गाड़ियां सड़कों पर दौड़ेगी। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों पर फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश की सड़कों पर 21 साल बाद एक बार फिर सरकारी बसें चलने
चलने वाली है। सरकार ने इसे जन बस नाम दिया है। राज्य परिवहन निगम की जगह सरकार ने यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी बनाई है, जो 25 जिलों में बसों का संचालन करेगी। इस सेंट्रलाइज सिस्टम की शुरुआत अप्रैल 2026 से आर्थिक राजधानी इंदौर से की जाएगी। इसके बाद फिर सिलसिलेवार तरीके से बाकी जिलों में भी बसें चलना शुरू हो जाएगी। अप्रैल 2027 तक सभी संभाग और जिलों में ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इधर बड़ी खबर आ रही है, नक्सलियों के टॉप लीडर देवजी के मारे जाने की खबर। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर 7 नक्सली ढेर कर दिए गए। यहीं पर हिडमा मारा गया था। इधर छत्तीसगढ़ रायपुर में करणी सेना के अध्यक्ष शेखावत ने गिरफ्तारी दी। तोमर के जुलूस निकालने पर धमकी दी थी। थाने में पगड़ी तक उतार दी, जमानत पर छूटे। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की लिस्ट भी जारी हो गई है। उस्मान बेग, प्रांजल तिवारी समेत 11 नए चेहरों को जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने 11 जिलाध्यक्षों की नई नियुक्तियों का ऐलान कर दिया है। साथ ही आप देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय में समय पालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। महानदी भवन और इंद्रावती भवन में काम करने वाले सभी विभागों में ये प्रणाली 1 दिसंबर 2025 से अनिवार्य हो जाएगी और इसका ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर देखिए आप, 1 दिसंबर से 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ। छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं के 400 से 500 रुपए हर महीने बचेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया है। बिजली बिल हाफ योजना में अपडेट किया गया है। कानपुर में एनआईए की 12 जगहों पर रेड हुई है। हरियाणा नंबर की कार भी मिली। एटीएस ने प्रयागराज समेत 7 जिलों के मदरसों की रिपोर्ट भी मांगी है। लखनऊ में अटल नगर आवासीय योजना की तारीख बढ़ गई है। 2 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। 4000 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। प्रयागराज में भी 47 लाख मतदाताओं की घर घर जांच शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर और देखिए, प्रदेश के 9 लाख किसान भाइयों को मुख्यमंत्री जी का तोहफा। 394 करोड़ की 95 नहर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। साथ ही आपको बताएं, बिहार सीवान से बड़ी खबर, सीवान की शालिनी सिन्हा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। यंगेस्ट फीमेल राइटर की श्रेणी में सम्मानित हुई। हरियाणा की 5 जेलों में वोकेशनल ITI कोर्स शुरू होंगे। जेल विभाग का HKRN से समझौता हुआ है। जेल से बाहर निकलते ही फिर जॉब गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा। वहीं हरियाणा में विकास योजना में बदलाव। जिलों में अब 60% बजट बुनियादी ढांचे में खर्च होगा। गली नलियां और पुल बनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही आप देखिए, हरियाणा में 1 वर्ष तक की बच्चियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया है। विभाग की ओर से अब 1 साल से कम उम्र की बच्चियों का 100% रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब में NCB की बड़ी कार्रवाई हुई। ट्रक से 5 लाख नशीली गोलियां पकड़ी गई। देहरादून से अमृतसर लाया जा रहा था। चंडीगढ़ में कूड़ा फेंकने पर ढोल बजाने का फैसला वापस हो गया है। मेयर के घर भी बजा शर्मिंदगी का ढोल। मेयर के पति ने कहा अफसरों का फैसला था। यानी चंडीगढ़ में सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों को जलील करने के फैसले को नगर निगम ने वापस ले लिया है। कोहरे का असर पंजाब के पैसेंजर्स पर भी देखने को मिल रहा है। रेलवे ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द की हैं। 1 दिसंबर से अगले साल 3 मार्च तक नहीं चलेंगी। इधर गवर्नर के समारोह में ढोल लेकर पहुंचा आम आदमी पार्टी का नेता। बोला कि चंडीगढ़ में 4 साल से सड़कें नहीं बनी। पुलिस पकड़ के थाने ले गई। चंडीगढ़ में आजकल ढोल की राजनीति खूब चल रही है। पहले नगर निगम अधिकारियों ने सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों के घर के बाहर ढोल बजवाया। फिर कांग्रेस नेत्री निगम मेयर के बाहर ढोल लेकर पहुंच गई और अब आम आदमी पार्टी के नेता ने गवर्नर के समारोह स्थल पर ढोल बजाया। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि उनके एरिया में पिछले 4 सालों से सड़कें नहीं बनी है। पिछले समय के दौरान बनी भी है तो वो टूट गई। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 513 अंक की बढ़त के साथ 85,186 पर बंद हुआ। निफ्टी में 142 अंकों की बढ़त रही और ये 26,052 के स्तर पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली। 10 ग्राम सोना 1,704 रुपए बढ़कर 1,23,884 रुपए पर पहुंच गया। चांदी 4,414 रुपए बढ़कर 1,58,120 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 20 नवंबर गुरुवार को मेष राशि वालों की डेली इनकम पहले से बेहतर होगी। वृष राशि वालों को आज की गई मेहनत का फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। मिथुन राशि वालों के वित्तीय मामलों में सुधार होगा। कर्क राशि वाले कोई कीमती चीज खरीद सकते हैं। सिंह राशि वालों को राजनीतिक लोगों से फायदा हो सकता है। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार मिलने की संभावनाएं है। तुला राशि वालों को बिजनेस में कई अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है। कुंभ राशि वालों की इनकम के सोर्स मजबूत होंगे और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। वीडियो में आप और किस तरह के अपडेट चाहते हैं या हमारे इस वीडियो में और क्या संशोधन चाहते हैं, जैसे बोलने की स्पीड कम रखें या फिर ठीक है। जो भी चीज आपको वीडियो में सही नहीं लगी है उसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें सुधार का मौका दीजिएगा। वीडियो को आप लाइक भी शेयर भी कर दीजिएगा। यही तो आपका प्यार है जो हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।